नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम लोग 1 जून की करंट अफेयर्स को देखेंगे और कुछ दिनों की जो करंट अफेयर्स छूट गई है उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। वन बाय वन करंट अफेयर्स को देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी का जो नाम आया है वो टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली वैश्विक कंपनियों में शामिल है रिलायंस इंडस्ट्री। तो मुकेश अंबानी की ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है इसके साथ साथ टाटा समूह की का भी नाम आया है। ये दो इंडस्ट्रीज़ का नाम आया है इस टाइम मैगज़ीन में, और इनको टाइटन का खिताब दिया गया है। तो इसमें सूचियों में स्थान प्राप्त हुआ है और रिलायंस को एक तरह से भारत का महानायक बताया है, और टाइम सूची में रिलायंस का ये दूसरा स्थान है। याद रखिएगा, दूसरा स्थान है, सेकंड नंबर। समूह की डिजिटल संपत्तियों की देखरेख करने वाली इकाइयों जियो प्लेटफॉर्म ने 2021 में टाइम की पहली 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में अपनी शुरुआत की थी। यानी जियो कंपनी जो थी वो इससे पहले टाइम मैगजीन की सूची में आ चुकी थी सबसे प्रभावशाली कंपनियों। सीरम इंस्टीट्यूट जो है इसका नाम जो है, ये भी एक कंपनी है। दूसरी जो कंपनी है सीरम का भी नाम आया है टाइम मैगज़ीन में। तो टाइम ने रिलायंस को टाइटन्स के तहत वर्गीकृत किया है, और साथ में जो है 5 वर्ग हैं, उसमें से लीडर, डिसप्टर, इनोवेटर्स, पायनियर्स, ये सभी शामिल हैं। अब इसमें टाटा को भी रिलायंस के साथ टाइटन श्रेणी में शामिल किया गया है, और सीरम कंपनी जो है, सीरम इंस्टीट्यूट को ये पायनियर के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ये न्यूजीलैंड की महिला विकेट कीपर हैं बर्नार्डिन बेजुइडेनहाउट। तो बेजुइडेनहाउट जो हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बर्नार्डिन बेजुइडेनहाउट जो है ये किस देश की तरफ से खेलती थी, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया। तो न्यूजीलैंड की हैं ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी, विकेट कीपर बल्लेबाज रही हैं। उन्होंने संन्यास की घोषणा की है, और फिर इन्होंने ये भी कहा है कि वो अगले सत्र से घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगी। 2014 में उन्होंने देश में डेब्यू किया था, और उसके बाद वो न्यूजीलैंड चली गई। दक्षिण अफ्रीका की से न्यूजीलैंड चली गई थी, और दक्षिण अफ्रीका में ये जन्मी थी, और 2018 में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू इन्होंने किया। 9 महिला क्रिकेटरों में से एक हैं वह, जिन्होंने उच्चतम स्कोर पर 2 देशों का प्रतिनिधित्व किया है। 2 देश कौन कौन से हैं? एक तो दक्षिण अफ्रीका और दूसरा जो है न्यूजीलैंड। दक्षिण अफ्रीका में 2014 में तब वहाँ पर डेब्यू किया था, और उसके बाद में बाद में न्यूजीलैंड आ गई, तो न्यूजीलैंड में विकेट कीपर बनी, और उसके बाद में वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड एक देश है, और माउंट कुक इसकी जो है, जो एक पर्वत श्रेणी है। दक्षिणी आल्प्स भी पर्वत श्रेणी जो है न्यूजीलैंड में ही है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। गवर्नर जनरल हैं वहाँ पर टिंडी कीरो। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हैं, और वहाँ की मुद्रा जो है वो डॉलर है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इरडा ने आईसीआई प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा को मंजूरी दी है। तो इरेडा जो है ये नियामक संस्था है सभी इंश्योरेंस कंपनीज, जिस तरह से बैंक की नियामक संस्था आरबीआई होती है, उसी तरह से इरेडा जो है ये नियामक संस्था है सभी इंश्योरेंस कंपनियों। उसी तरह शेयर बाज़ार में सेबी जो है वो नियामक संस्था है। तो इरेडा ने जो है आईसीआई प्रूडेंशियल के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा की नियुक्ति की है। सितंबर 2000 से ही संदीप बत्रा जो थे आईसीआई समूह में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड में
कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया है और जुलाई 2018 में कॉरपोरेट सेंटर के देखरेख में भी रहे हैं। समूह के भीतर उनके व्यापक अनुभव के बाद में आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में कार्यकारी निदेशक और सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या चीफ फाइनेंस ऑफिसर के साथ ही आईसीआई बैंक में समूह के अनुपालन अधिकारी जैसी भूमिकाएं शामिल हैं। तो इन पदों पर वो रह चुके हैं और अब जो है वो निदेशक मंडल के साथ साथ वो चेयरमैन बनाए गए हैं। रेडा की स्थापना जो है वो 1999 में की गई थी। मुख्यालय रेडा का हैदराबाद है और इसके जो चेयरमैन हैं रेडा के वो देवाशीष पांडा हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में 7% वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। 2024-25 में जो है कहा है आरबीआई ने कि 7% जो है जीडीपी दर रहेगी। तो आरबीआई के चालू वित्त वर्ष में 7% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। 2024-25 के लिए ये अनुमान जो है 7% की दर से बढ़ने के अनुमान है और 2024 में ही भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार मजबूत गति से हुआ है, ऐसा कहा गया है। और जिसमें वास्तविक जीडीपी वृद्धि जो है पिछले वर्ष के 7% से बढ़कर 7.6% हो गई है। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण जो है उज्ज्वल बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में आरबीआई ने आय को साल दर साल लगभग 17% बढ़ी बताया है कि आय जो है 17% बढ़ी है 2023-24 में। 22 मई को आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल ने 2023-24 के लिए सरकार को अधिशेष के रूप में 2.11 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। फिनलैंड ने संसदीय स्वीकृति के लिए अमेरिका के साथ रक्षा समझौता किया है। तो फिनिश सरकार, वहाँ की जो सरकार है उसको फिनिश सरकार बोलते हैं। और एक्चुअली में क्या है कि नाटो किस प्रकार से जो है फिनलैंड की सहायता कर सके, इसके लिए भी ये जो अमेरिका है वो प्रतिबद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में रक्षा सहयोग समझौता जो हुआ है डीसीए, इसको संसदीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है। दिसंबर में हस्ताक्षर हुआ था इस समझौते में, पिछले दिसंबर को। और डीसीए अमेरिका के लिए फिनलैंड के समर्थन करने और नाटो के सदस्य के रूप में फिनलैंड की सुरक्षा को मजबूत करने की स्थितियों को सुधारेगा। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर फिनलैंड की सुरक्षा की बात कही गई है। तो फिनिश सरकार जो है सिफारिश की है कि अंतिम स्वीकृति के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी और 2/3 बहुमत जो है वो, क्योंकि डीसीए के कुछ हिस्से के लिए फिनिश संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो यानी कि डीसीए के कुछ प्रावधान हैं वो फिनलैंड की सरकार का या फिनलैंड के संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है, इसलिए जो है इसको 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी और उसमें जो ये फिनलैंड जो है, ये फिनलैंड की सरकार उसको बहुत पर निगाहें लगाए हुए है। तो फिनिश ने परमाणु ऊर्जा कानून फिनलैंड में किसी भी परमाणु हथियार की उपस्थिति को प्रतिबंधित करता है। प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो ने आश्वासन दिया है कि डीसीए की इस स्थिति को नहीं बदलेगा। तो जब डीसीए की स्थिति को नहीं बदलेगा तो फिर किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करी जाएगी, वो बड़ी बात है। फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। फिनिश और स्वीडिश वहाँ पर बोली जाती है। पेटेरी ओरपो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और मुद्रा यूरो है। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे बोथनिया की खाड़ी जो है, बोथनिया की खाड़ी के पास में फिनलैंड स्थित है और बोथनिया खाड़ी के इस तरफ जो है बाल्टिक सागर के दाएं में स्वीडन है और नॉर्वे है। स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी है जो इन दोनों देशों को अलग करती है, नॉर्वे और स्वीडन को। और याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो क्वेश्चन जो है ये कि अम्ल वर्षा जो है कहाँ होती है, तो अम्ल वर्षा जो है नॉर्वे स्वीडन में ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
भारत आईबीए से नाता तोड़कर विश्व मुक्केबाजी में शामिल हुआ। तो पहले से भी विवाद रहा है आईबीए का और भारत के जो मुक्केबाजी का संघ है, तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ जो है बीएफआई ने निलंबित आईबीए से नाता तोड़ लिया है और खेल के ओलंपिक भविष्य के लिए खतरे का मुकाबला करने के लिए विश्व मुक्केबाजी में शामिल हो गया है। ठीक है, धमकी दिए जाने के बाद जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने धमकी भी दी थी और धमकी दिए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के साथ खुद को जोड़ना जारी रखते हैं। 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में मुक्केबाजी को बाहर कर देगी। ठीक है ना, तो मुक्केबाजी जो है ये आने वाला ओलंपिक जो है वो पेरिस में है और पेरिस के बाद में जो लॉस एंजल्स में होने वाला ओलंपिक है उसमें मुक्केबाजी को जो है ये इस खेल को ओलंपिक खेलों से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। भारतीय विश्व मुक्केबाजी संघ के कार्यकारी बोर्ड से मिलकर काम करने के लिए तत्पर है और खेल के लिए भविष्य के विकास को आकार दिया जा सके और दुनिया भर में मुक्केबाजों के लिए उज्जवल भविष्य प्रदान किया जा सके। विश्व मुक्केबाजी जिसके अध्यक्ष कौन है? पूर्व आईबीए अध्यक्ष हैं बोरिस वैन डेर वोर्स्ट। बोरिस वैन डेर वोर्स्ट जो हैं वो इसके अध्यक्ष रहे हैं और अप्रैल 2023 में इसको लॉन्च किया गया था और इस उद्देश्य से किया गया था कि मुक्केबाजी ओलंपिक आंदोलनों के केंद्र में बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2019 में लंबे समय से चली आ रही वित्तीय, खेल अखंडता और शासन संबंधी मुद्दों पर आईबीए की मान्यता रद्द कर दी थी। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया गया था, किसके द्वारा? जो ओलंपिक समिति है उसके द्वारा। और अभी जो है कहा जा रहा है कि ओलंपिक से भी वो मुक्केबाजी को आने वाली जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में, उसके लिए भी मुक्केबाजी को बाहर किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सशस्त्र सेना, चिकित्सा सेवा और आईआईटी हैदराबाद के सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता का हस्ताक्षर किया गया है। यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और साथ साथ में जो है ट्रेनिंग के लिए इसको एक समझौता हुआ है आईआईटी हैदराबाद में और जो सेना है उनके उसके बीच में और सेना की चिकित्सा सेवा के बीच में। तो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा जो है उसमें अनुसंधान और प्रशिक्षण, रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर सहयोग करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है। समझौते का उद्देश्य क्या है कि एक चिकित्सा उपकरणों के विकास में नवाचार या एक तरह से इनोवेशन और साथ साथ में अनुसंधान रिसर्च को बढ़ावा देना है और सेवारत सैनिकों के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करना है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो सेवारत जो सैनिक हैं उनको किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधा जो है वो अच्छी प्रदान की जा सके, बेहतर तरीके से प्रदान की जा सके। आईआईटी हैदराबाद अपने जैव प्रौद्योगिकी, जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी के लिए और बायो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए और जैव सूचना विज्ञान, बायो इंफॉर्मेशन साइंसेस के लिए ये जाना जाता है। सशस्त्र बलों के लिए सामने आने वाली विविध चिकित्सा चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। उसके बाद में यहाँ कहा गया है कि जिन प्रमुख क्षेत्रों में ये बात की जाएगी, नवाचार जो लाया जाएगा, इनोवेशन जो है की जाएगी, तो उसमें टेलीमेडिसिन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस तरह से मेडिकल फील्ड में हो सके। उसके साथ साथ नैनो टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव किया जा सके, प्रगति की जा सके। समझौता ज्ञापन में स्नातक और विनिमय कार्यक्रमों, छात्रों के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम यानी कोई शॉर्ट टर्म जो है एक कोई सिलेबस जो है शॉर्ट टर्म सिलेबस उसको बनाया जाएगा और एक स्किल प्रोवाइड करी जाएगी और संकाय विनिमय पहलों पर सुविधा प्रदान की जाएगी जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं हम। सुजलॉन समूह को आइस्टर ग्रीन से 82 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना मिली।
सुज़लोन जो है ये पवन ऊर्जा के लिए मानी हुई कंपनी है। सुज़लोन समूह को आइस्टर ग्रीन हाइब्रिड वन प्राइवेट लिमिटेड के लगभग 82 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना हासिल की है। मध्य प्रदेश में आगर एक जगह है, तो एमपी में जो आगर जगह है उसमें ऑयस्टर ग्रीन का एक साइट है, एक प्लांट लगने जा रहा है। 26 पवन टरबाइन जनरेटर, विंड टरबाइन जनरेटर जो है वो स्थापित किए जाएंगे और जिसमें प्रत्येक की रेटेड क्षमता 3.15 मेगावाट होगी। अब समझौते के हिस्से के रूप में सुज़लोन पवन टरबाइन की आपूर्ति और निर्माण और कमीशनिंग जो भी होगा वो क्रियान्वयन उसका किया जाएगा। कंपनी कमीशनिंग के बाद में व्यापक संचालन और रखरखाव सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। और पुणे में ये प्लांट है सुज़लोन का, दुनिया की अग्रणी अक्षय ऊर्जा समाधान प्रदाताओं में से एक है। 17 देशों में 20.7 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता अभी तक स्थापित हो चुकी है। सुज़लोन समूह जो है इसके सीईओ जेपी चालसानी है। सुज़लोन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी फोर्ज लिमिटेड, ये इसकी सहायक कंपनी है। मालिक जो है तांती परिवार है, संस्थापक तुलसी तांती हैं और सुज़लोन की स्थापना जो है 1995 में करी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नाटो ने दशकों से सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास पूरा किया। मतलब सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो है वो नाटो ने अभी पूरा किया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और जो कि अमेरिका और अन्य जो देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नाटो जो हैं इस मेंबर हैं। नाटो जो है रशिया और जो यूक्रेन के वीर में वार हो रहा है उसमें भी नाटो प्रमुख भूमिका अदा करता है। यूक्रेन को जो है रक्षा सेवा मुहैया कराता है। इसके लिए भी यूक्रेन को उसे लेकर जो है रशिया की जो नीति है वो कड़ी रही है। तो नाटो सैन्य गठबंधन ने स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर नामक 4 महीने का सैन्य अभ्यास पूरा किया। याद रखिएगा, नाम है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर। दशकों में इसका सबसे बड़ा लाइव अभ्यास था। 90,000 से अधिक सेनाएं, 50 से अधिक जहाज, सैकड़ों उड़ान भरने वाले 80 से अधिक विमान और 32 नाटो सहयोगियों के 1100 से अधिक लड़ाकू विमान, इतने ये शामिल किए गए थे इस अभ्यास में। इसके बाद में स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर शक्ति का प्रदर्शन था, क्योंकि गठबंधन में यूरोपीय सदस्य रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के सामने फिर से हथियारबंद होने के लिए आगे आना, जिससे शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सैन्य खर्च की कमी आई है। यानी कहने का मतलब, जैसा कि मैंने बताया था कि यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है उसमें नाटो की एक अहम भूमिका रहती है, और नाटो का जो प्रबल समर्थक रहा है वो सबसे पहले जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अमेरिका के द्वारा पोषित की हुई संस्था है। इस अभ्यास ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के नाटो सहयोगियों के बीच ट्रांस अटलांटिक बंधन की अविश्वसनीय ताकत का प्रदर्शन किया है। अभ्यास के दौरान अत्यधिक जटिल सैन्य गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। मतलब जो भी यहाँ पर मॉक ड्रिल हुआ, जिस तरह से जो सेना का और इसमें एयरफोर्स का लड़ाकू विमान ये सभी जो है शामिल किए गए, और इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई सैनिकों को, सोल्जर्स को, ताकि जो है वो बेहतर ढंग से आगे आके किसी भी खतरे का निपटान कर सकें। तो मुख्य मिशन जो है उसको पूरा करने में सक्षम और तैयार रहेगा ये गठबंधन सामूहिक रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। डॉक्टर इमैनुअल सोबेरेन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक इनको चुना गया है। डॉक्टर इमैनुअल सोबेरेन को 91वां आम सत्र के दौरान विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन 5 साल का कार्यकाल 2024 से 29 तक के लिए इमैनुअल सोबेरोन को चुना गया है, और ये महानिदेशक इनको बनाया गया है, डायरेक्टर बनाया गया है डॉक्टर इमैनुअल सोबेरोन। इमैनुअल सोबेरोन पशु चिकित्सा के डॉक्टर और पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महानिरीक्षक रही हैं।
वर्तमान में खाद्य के लिए उप महानिदेशक और फ्रांसीसी पशु चिकित्सा सेवाओं की प्रमुख रही हैं। डॉक्टर सोवेरेन के चुनाव में से पूर्ववर्ती डॉक्टर मोनिक एलॉइट इनसे पहले रह चुकी थी। इसकी जो डायरेक्टर, वो जो है 8 साल के सफल कार्यकाल के बाद उनका कार्यकाल जो है उनका अंत हो गया, कार्यकाल का अंत हो गया। और डॉक्टर एलॉइट ने पशु रोगों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया था। अभी जो है 2 कार्यकालों के दौरान में WOAH विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने अपने सदस्यों की क्षमता और समावेशिता को मजबूत किया है। और WOAH जो है ये डाटा संचालित कार्यक्रम के लिए भी लागू हैं। तो ऑब्जर्वेटरी और साथ साथ में WOAH मानकों के क्रियान्वयन, यानी जो भी उसके रेगुलेशंस हैं, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके मानक पर जो है, उनके टर्म्स एंड पॉलिसी पर या कंडीशंस पर जो है ये ऑब्जर्वेटरी है बनाई गई है। और इसकी निगरानी करने के लिए एक तंत्र बनाया गया है और पशु रोगाणुरोधी उपयोग पर एक वैश्विक डाटाबेस लाया है जिसका नाम है एनीम्यूसेई। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एनीम्यूसेई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। IIT मद्रास ने स्टार्टअप अग्निकुल ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि IIT मद्रास में जो है ये 3D प्रिंटेड इंजन वाला ये दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। इसका नाम है स्टार्टअप अग्निकुल। तो इनक्यूबरेटर किए गए स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन का दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है, प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट। अग्निबाण जो है ये SORTED सर ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर, ये भी भारत का पहला जो है ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। तो क्रायोजेनिक इंजन जिसमें सॉलिड लिक्विड फ्यूल होता है और गैसेस फ्यूल भी होता है, तो उसको क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। और इंजन में संचालित रॉकेट है। रॉकेट लॉन्चर से पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अग्निकुल का स्थापित करना है। और भारत पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च पैड धनुष से भी लॉन्च किया गया था। इससे पहले लॉन्च पैड जो है श्रीहरिकोटा में इसरो के रॉकेट पोर्ट के अंदर स्थित है। ठीक है, लॉन्च पैड कहने का मतलब यही है, जो इसरो जहाँ से सैटेलाइट छोड़ी जाती है या जैसे जहाँ से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं, वो जो है श्रीहरिकोटा के पास में पुलिकट झील भी है, इसको भी याद रखिएगा। पुलिकट झील जो है ये जो झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ती है और ये भी श्रीहरिकोटा के अंतर्गत आती है। तो परीक्षण उड़ान का उद्देश्य क्या है? इन हाउस और स्वदेशी तकनीकी को बेहतर बनाना या उड़ान डाटा को एकत्र करना और अग्निकुल के ऑर्बिटल लॉन्च वाहन अग्निबाण के लिए सिस्टम के इष्टतम कामकाज को सुनिश्चित करना है। ठीक है, उसके बाद अग्निबाण के बारे में बताया जाता है कि ये 2 चरणीय रॉकेट है। क्षमता जो है 300 किलोग्राम तक ये भार ले जा सकता है और 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ले जाने में सक्षम है। रॉकेट इंजन लिक्विड ऑक्सीजन कैरोसिन द्वारा संचालित होते हैं। तो लिक्विड ऑक्सीजन किसी मैंने बताया था अभी कि लिक्विड का भी जहाँ पर प्रयोग किया जाता है और सॉलिड के साथ साथ, और वहाँ पर जो है गैसेस फ्यूल भी होता है। तो वो ये जो फ्यूल है इसको क्रायोजेनिक इंजन जो है बोला जाता है, ऐसे इंजन को। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 230 MKI से दागी गई रुद्र M2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। रुद्र M2 भारतीय वायुसेना ने Su-30 Mk1 तो लड़ाकू विमान से रुद्र M2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो करंट अफेयर्स की क्विज़ थी उसमें भी मैंने
को टेस्ट लिया था तो उसमें इस क्वेश्चन को डाला था। तो इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर की है। उड़ीसा के तट पर यहाँ पर DRDO ने इसका परीक्षण किया गया है। और मिसाइल जो है ये की रेंज जो है चांदीपुर से विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री स्टेशनों जैसे रेंज ट्रैकिंग उपकरणों द्वारा कैप्चर किया गया है। के बाद में आते हैं कि रुद्र M2 सबसे बेहतरीन है विकसित ठोस प्रणोदक वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है ये, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है कई बार दुश्मन संपत्तियों को बेअसर करना होता है। विभिन्न DRDO प्रयोगशालाओं को विकसित की गई है ये। और इस पर जो बात करते हैं कि रुद्रम एक्चुअली मिसाइल है क्या, तो ये जो है DRDO की विकसित सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हवा से सतह पर हमला करने वाली, ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है रुद्रम, ठीक है। विकिरण रोधी मिसाइलों की एक श्रृंखला है। यहाँ पे क्या है कि विकिरण रोधी कहने का मतलब है कोई भी, जैसे मान लीजिए रेडियो एक्टिव पार्टिकल है या रेडियो एक्टिव किरणें हैं या कुछ ऐसी जो किरणें हैं जैसे अल्ट्रावायलेट हो गया, तो इनसे भी सुरक्षित इसको रखा जा सकता है। तो उनको भी ये विकिरण रोधी श्रृंखला है एक। और निर्माता जो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, और साथ में अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये 3 जो कंपनियां हैं ये इस मिसाइल का एक तरह से प्रोडक्शन करेंगी। रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 ये 3 प्रकार की रुद्रम मिसाइलें हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, बेलारूस ने यूरोप में पारंपरिक हथियार संधि की भागीदारी को निलंबित कर दिया है। तो बेलारूस के राष्ट्रपति जो हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अब लुकाशेंको जो हैं इन्होंने यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि जो है CFE उसको निलंबित कर दिया है और दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए, मतलब उसको डिनाई कर दिया है एक तरह से। बेलारूस के विदेश मंत्रालय में कहा है कि CFE को निलंबित करने का निर्णय यूरोप में मौजूदा पारंपरिक हथियार नियंत्रण प्रणाली के पतन और क्षेत्र में सैन्य राजनीतिक स्थिति के निरंतर बढ़ने के संदर्भ में किया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यदि नाटो संधि के निलंबन को समाप्त करता है तो बेलारूस भी ऐसा ही करेगा। CFE के नए नवंबर 1990 में पेरिस में 16 नाटो सदस्य देशों और 6 वार्सा संधि देशों द्वारा हस्ताक्षर ये किए गए थे। नवंबर 1992 में ये लागू हुआ था और संधि हस्ताक्षरित देशों में जो है ये सैन्य उपकरणों की संख्या को सीमित करना था। बेलारूस जैसा कि हम जानते हैं कि ये यूरोप की एक बड़ी कंट्री है और मिन्स्क इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं और मुद्रा जो है बेलारूसी रूबल है, ठीक है। रूबल रशिया की भी मुद्रा है। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण कोरिया ने शिनहान बैंक को HDFC क्रेडिला में 11% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए CCI की मंजूरी दी है। अब CCI क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो दक्षिण कोरिया ने स्थित में एक शिनहान बैंक है, वो HDFC क्रेडिला जो है फाइनेंस लिमिटेड या फाइनेंस सर्विसेज है, वो 11% हिस्सेदारी को जो है अधिग्रहित कर लिया है, ठीक है। शिनहान फाइनेंशियल ग्रुप का हिस्सा शिनहान बैंक कंपनी लिमिटेड के एक बहुराष्ट्रीय बैंक है। 1996 में भारत में इसने परिचालन शुरू किया था शिनहान ने, और HDFC क्रेडिला फाइनेंस सर्विस ने अभी RBI में पंजीकृत गैर जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस जो है NBFC, वो एक तरह से नॉन बैंक या थर्ड पार्टी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए वो नियामक संस्था है, और जो कि RBI की ही अनुषंगी संस्था है, RBI की ही एक बॉडी है। मुख्य रूप से भारत और विदेशों में
शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए व्यवसाय में लगी हुई है ये। और सीसीआई ने मैट्रिक्स फार्मों को सियानिश प्रयोगशालाओं में 100% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। सियानिश प्रयोगशालाएं प्राइवेट लिमिटेड भारत में सक्रिय दवा सामग्री के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय करती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। स्वीडन सरकार ने यूक्रेन को 13 बिलियन क्रोनर की सैन्य सहायता देने का जो है ये एक प्रस्ताव रखा है। तो स्वीडन द्वारा अब तक जो है सबसे बड़ा सहायता पैकेज है ये स्वीडन सरकार का, जो यूक्रेन को दिया जाएगा पैकेज। तो उपकरण कौन कौन से शामिल हैं इसमें? वायु रक्षा है, तोपखाने, गोला बारूद और बख्तरबंद वाहन आदि जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उसकी वो सभी शामिल हैं। स्वीडन ने यूक्रेन को कोई भी स्वीडिश निर्मित JAS-39 ग्रिपेन जेट भेजने से इनकार कर दिया है। कौन सा? JAS-39 ग्रिपेन जेट, ये जो है इसको देने से मना कर दिया है, क्योंकि यूक्रेनी पक्ष जो है F-16 कार्यक्रम की लागू करने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहा है। F-16 जो है किसका है? F-16 जो है वो अमेरिका का है, USA का है। तो इससे पहले बेल्जियम ने यूक्रेन को 30 F-16 जेट देने का वादा किया था, और स्वीडन अभी भी संभवतः बाद में ग्रिपेन प्रणाली के साथ योगदान करने में सक्षम होने पर काम कर रहा है। रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद स्वीडन की ओर से सहायता पैकेज का वो 16वां पैकेज होगा। तो देखिए यूरोपियन कंट्री किस तरीके से जो है ये यूक्रेन को मदद कर रही हैं रसिया के अगेंस्ट में। तो स्वीडन जो है ये स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, यूरो मुद्रा है, और इसके प्रधानमंत्री जो हैं उल्फ क्रिस्टन हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। विश्व बैंक ने बांग्लादेश में मेजबान समुदायों और विस्थापित रोहिंग्या आबादी दोनों के लिए बुनियादी सेवाओं को प्रदान करने के लिए आपदा सामाजिक लचीलापन बनाने के लिए कुल 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर को 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 2 परियोजनाओं को। इनके लिए रोहिंग्या जो समूह है उसको उनके जो है जीवन की एक तरह से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या कह सकते हैं उनके सामाजिक स्तर को उठाने के लिए ये पैकेज दिया गया है। और समुदायों और विस्थापित रोहिंग्या आबादी के सेवाओं के अवसरों के लिए 350 मिलियन डॉलर, और मेजबान और रोहिंग्या आबादी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 350 मिलियन डॉलर की राशि दी गई है। यानी पहले भी 350 डॉलर दी गई, फिर 350। और क्योंकि यह संकट बांग्लादेश में विगत 7 वर्षों से चला आ रहा है। म्यांमार से ये रोहिंग्या आते हैं, तो इंडिया में भी जो है बंगाल में और त्रिपुरा में ये देखा गया है कि त्रिपुरा और मिज़ोरम जो है नीचे के कंट्री है हमारे इसमें नॉर्थ ईस्ट कंट्री में जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, तो वो नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में जो है ये रोहिंग्या का जो आगमन था वो बढ़ गया था बीच में। फिर ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो है इनका जो उद्गम है, या जो एक तरह से इनका जो बैकग्राउंड है वो नक्सली से जुड़ा हुआ है, तो इनको कहीं भी जगह नहीं दी थी और इनको जो है म्यांमार से निकाल दिया गया था। तो उसके पुनर्वास के लिए फिर इंतज़ाम किया जा रहा है, और उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो मौलिक आवश्यकताएं, उनका जो सामाजिक स्तर है उसको भी लेकर के उसको पैकेज जो है प्रोवाइड किया जाए। 700 अमेरिकी डॉलर जो है मिलियन, 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। तो 1 मिलियन विस्थापित रोहिंग्या लोग वर्तमान में बांग्लादेश में रह रहे हैं, म्यांमार से विस्थापित, ठीक है। परियोजना मानव पूंजी विकास के निवेश को प्राथमिकता देगी, और उद्देश्य क्या है? 12 वर्ष से कम आयु के 3 लाख रोहिंग्या बच्चियों की शिक्षा को समर्थन करना है। जैसा कि हम लोग बांग्लादेश के बारे में जानते हैं, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं वहाँ की, और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं, ढाका राजधानी है, और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आरबीआई ने फेमा नियमों के उल्लंघन के लिए HSBC पर 36.28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? HSBC पर। किसके? जिसने फेमा के नियमों का उल्लंघन किया।
तो फेमा जो है बहुत ही जो हमारी बॉडी है, ये जो आरबीआई की, तो वो जो है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको देखती है। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है, पहले ये फेरा कहा जाता था, फिर ये इसको फेमा बनाया गया। तो ये जो फेमा है ये उल्लंघन के लिए विदेशी ऋणदाताओं HSBC पर 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेंट्रल बैंक जो है हमारी आरबीआई, उसने कहा है कि HSBC ने फेमा 1999 की उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है। दूसरी ओर आरबीआई ने भौतिक पर्यवेक्षी चिंताओं का हवाला देते हुए एडलवाइस समूह की 2 फर्मों ECL फाइनेंस लिमिटेड और एडलवाइस एसेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इन दोनों पर भी यह प्रतिबंध लगा दिया है। अब हम फेमा की तरफ बताते हैं आपको कि फेमा बेसिकली है क्या। तो फेमा जो है ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है ये संसद के एक अधिनियम के लागू किया गया था और ये WTO के ढांचे के अनुरूप है। जैसे WTO जो है तो किस तरीके से जो WTO के जो नॉर्म्स हैं और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ये फॉलो करता है। इसमें धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया और 1 जुलाई 2005 से ये प्रभावी है। फेमा जो अधिनियम है। और आज की लास्ट न्यूज़ है, IT मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से माइग्रेट सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर किए हैं। तो केंद्र ने ज़मीनी स्तर पर ब्लू कॉलर श्रमिकों की सहायता के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से माइग्रेट सेवाओं की प्रदान करने के लिए घोषणा की है। अभी विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और साथ साथ जो है गवर्नेंस को किस तरह से बढ़ाया जाए, CSE गवर्नेंस को, इसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। MOU के हिस्से के रूप में विदेश मंत्रालय के माइग्रेट पोर्टल को CSC के पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। दोनों पोर्टल को जो है जोड़ दिया गया है ताकि CSC के माध्यम से नागरिकों को कई सेवाएं प्रदान की जा सकें। माइग्रेट परियोजना प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू की गई थी ताकि प्रवास प्रक्रिया को सहज और ऑनलाइन बनाया गया और उसके बाद में ये बनाए जाने के लिए और साथ में सुरक्षित और कानूनी प्रवास के लिए विदेशी नियोक्ताओं, पंजीकृत भर्ती एजेंटों को और बीमा कंपनियों को एक साझा मंच में लाया जा सके। तो एक तरह से ये क्या है कि फॉरेन में जो लोग जाते हैं यहाँ से, तो उनको किस तरह से सुरक्षा प्रोवाइड की जाए और उनके साथ जो धोखाधड़ी होती है, तो उस धोखाधड़ी में क्या होता है कि कोई भी एजेंट होता है वो कहता है कि हम आपको जो है फॉरेन जो है वीज़ा प्रोवाइड करा देंगे और उससे कुछ जो है मनी ले लेता है। तो ऐसे को इसको जो है रिड्यूस करने के लिए ये जो है कॉमन सर्विस सेंटर जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, तो 5.50 लाख से अधिक CSE नागरिकों को सहायता प्राप्त मोड्स में 700 से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिक आसानी और सुविधा मिल रही है। इसलिए समझौता ज्ञापन पर ज़मीनी स्तर पर सुरक्षित और कानूनी प्रवास के चैनलों के विस्तार के लिए उद्देश्य से हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? विशेष उद्देश्य विदेशों में रोजगार की तलाश करने वाले भारतीय नागरिकों के बेईमान तत्वों द्वारा शोषण को रोकना है। जैसा कि मैंने बताया कि किस तरीके से जो है जो एजेंट्स होते हैं वो पैसा ले लेते हैं और उसके बाद जो है ठगी करते हैं उनसे। ठीक है, तो आज की जो करंट अफेयर्स है उसमें अभी एक और बाकी है ये कि भारत ने 2024 से 26 के बीच में कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता को जो है 24 से 26 के बीच में इसको संभाली है और पहली बार है ऐसा किया गया है। सुरक्षित व्यवस्थित कानूनी प्रवास को बढ़ावा दे तमिलियंस के लिए है ये। बेसिकली कोलंबो प्रक्रिया दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल देशों के एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। विदेशी रोजगार को सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया और 12 सदस्य देश कौन से हैं?
तो जो प्रवासी श्रमिकों के मूल देश हैं उनको शामिल हैं, और विदेशी रोजगार और संविदा श्रम के प्रबंधन को परामर्श के लिए भी शामिल हैं। विदेशी रोजगार के लिए भी, वहाँ के मैनेजमेंट के लिए भी, और संविदा श्रम का मतलब है कि एक तरह से जो टेम्परेरी बेसिस पर जो काम करते हैं लोग, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। यह प्रक्रिया गैर बाध्यकारी है, और ये मतलब ये कम्प्लीटली जो है मैंडेटरी नहीं है, बल्कि ये जो है अपनाई भी जा सकती है, किसी के द्वारा नहीं भी जो है वो फॉलो कर सकता है। तो निर्णय सर्वसम्मति से ही लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है आज की करंट अफेयर्स कंप्लीट होती है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो होगी वो 2 जून को आपको प्रदान की जाएगी इसी वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।